Hello students, welcome back to my channel Shibu Classes. I am Shivangi Gupta and today we are going to start our new class 12th, chapter number 1st or we can say the introduction. Actually इधर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स योर न्यू सब्जेक्ट. इससे पहले आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स था, अब आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो चीज़ें इस बुक में पढ़ने वाले हैं उनके बारे में जानेंगे और दूसरी चीज़ की कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे. ठीक है, आपका वैसे भी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको बेसिक टर्म्स के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया है, तो उसी की शुरुआत हम करते हैं. ओके, सो सबसे पहली जो चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बात की गई है वो बात की गई है एग्रीगेट की. ओके, किसकी बात की गई है? एग्रीगेट की. एग्रीगेट मीन्स समग्र. समग्र यानी सबका. ओके, सो एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है किसी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी की बात की जाएगी. ओके, और जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम सबकी बात करते हैं बिकॉज इकोनॉमी में सभी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी इकट्ठे एक साथ बात करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट वन इज एग्रीगेट कंजम्पशन. एग्रीगेट कंजम्पशन का क्या मतलब होता है कि समग्र जो है उपभोग कितना है, यानी कि कितना लोग यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, कितना वो उपभोग कर रहे हैं चीज़ों को. ठीक है, और एग्रीगेट क्या है उसका. ओके, एग्रीगेट हम समझेंगे, एग्रीगेट कंजम्पशन क्या है ये हम समझेंगे. ओके, नेक्स्ट इज एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? निवेश करना. ओके, जब आप कोई भी चीज़, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में जो आप कैपिटल लगाते हैं दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. अदरवाइज आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक शेयर्स में भी करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट. ओके, तो यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट किसी इंडिविजुअल पर्सन की इन्वेस्टमेंट की नहीं बल्कि एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड मतलब सबकी डिमांड, यानी कि पूरी इकोनॉमी में किसी चीज़ की कितनी डिमांड है. ओके, पूरी इकोनॉमी में. ओके, और सिर्फ चीज़ की नहीं, सर्विसेज की भी. ओके, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज उनकी कितनी डिमांड है होल इकोनॉमी में. ओके, सब लोग मिलकर उसकी कितनी डिमांड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. ओके, सो नेक्स्ट इज एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई मतलब इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं सब मिलकर गुड्स और सर्विसेज की कितनी सप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई. ओके, सो नाउ यू हैव एन आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट कि अब आप समझ के होंगे कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी बात करने वाले हैं? एग्रीगेट चीज़ों की बात करने वाले हैं, यानी कि सब की बात करने वाले हैं. इसलिए आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको ये क्लियर कर दिया गया है कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड नेक्स्ट इज अब फिर जब हम इसमें थोड़ा आगे जाएंगे तो हम जानेंगे, क्योंकि अब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी को और अच्छे से समझने के लिए हम इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे. 4 सेक्टर्स में पूरी इकोनॉमी को डिवाइड करेंगे. वो 4 सेक्टर्स कौन से होंगे? फर्स्ट सेक्टर इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड इज प्रोड्यूसर, थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ वन इज एक्सटर्नल सेक्टर. सो वन बाय वन हम इन सेक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी को इन 4 टुकड़ों में डिवाइड करके समझ रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर का क्या मतलब होता है कि जो हाउस होल्ड है यानी कि वही जो लोग उपभोक्ता हैं, बेसिकली जो कंज्यूमर्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जो चीज़ों का एक्चुअल में यूज़ कर रहे हैं. प्रोड्यूसर जो भी चीज़ें बना रहे हैं उनका एक्चुअल में जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो होते हैं इस सेक्टर में, हाउस होल्ड सेक्टर में. ओके, बट वन मोर थिंग इज, चलिए थोड़ा बाद में बताती हूँ आपको. नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर सेक्टर. प्रोड्यूसर सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें सारे के सारे प्रोड्यूसर्स आते हैं जो चीज़ों को उत्पादित करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. ओके, नेक्स्ट सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर. यू नो इट वेरी वेल. गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर का क्या काम है कि ये वेलफेयर का भी काम करती है. वेलफेयर, इसके लिए इसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है लोगों का वेलफेयर करना. कैसे? कानून और व्यवस्था बनाए रखना. ओके, और सबको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराना. ओके, हाँ, साथ ही साथ जो सरकारें प्रोडक्शन का काम भी करती है बट उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? वेलफेयर करना. ओके, नेक्स्ट सेक्टर इज एक्सटर्नल
हमारा आयात और निर्यात, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद अदर कंट्रीज। ओके, इसको हम समझेंगे इसमें। आगे जाके इस बुक में आपको जो है लास्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर मिलेगा, दैट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। उसमें आपको एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। ओके, सो आई होप कि ये चारों ही सेक्टर आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं एक और बात जो मैं बताने जा रही हूँ वो बता देती हूँ कि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ना हमारा, हमने क्या डिस्कस किया कि ये उपभोक्ता सेक्टर है, मतलब यानी कि चीज़ों को उपभोग करेगा, यूज़ करेगा। ओके, ये तो क्लियर है, चीज़ों को उपभोग करेगा, बट इसका है ना प्रोड्यूसर सेक्टर से बहुत गहरा नाता है। वो कैसे? प्रोड्यूसर्स जो भी बनाएंगे, जो भी प्रोड्यूस करेंगे, उसको यूज़ कौन करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर यूज़ करेगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर नहीं यूज़ करेंगे, वो भी यूज़ करेंगे, बट हाउस होल्ड सेक्टर इज द मेन सेक्टर हु एक्चुअली यूजेस द थिंग्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर। ओके, सो प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी वो हाउस होल्ड सेक्टर यूज़ करेगा, बट प्रोड्यूसर जो भी चीज़ें बनाते हैं, उत्पादित करते हैं, उनमें उनको मशीन चाहिए होती है, मशीनों को भी छोड़ दो तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, ये रॉ मटेरियल चाहिए, बेसिकली लैंड एंड लेबर। ये कहाँ से आता है? ये या तो उन्हें खरीदना पड़ता है, नहीं तो उन्हें ये चीज़ें किराए पर लेनी पड़ती हैं, और ये चीज़ें किराए पर उन्हें देता कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर लैंड अवेलेबल कराता है, लेबर अवेलेबल कराता है, किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। सो इसीलिए इनका बहुत गहरा नाता है, यानी कि फैक्टर्स अवेलेबल करा, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं वो अवेलेबल कराए जा रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा प्रोड्यूसर सेक्टर को। ओके, फिर प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है? कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, देन उस प्रोडक्शन जो उसने की है, जो भी चीज़ उसने बनाई है, फाइनल गुड जो उसने बनाया है, उसको यूज़ कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कौन? हाउस होल्ड सेक्टर। ओके, तो इस तरह से है ये। आगे जाके इस चैप्टर में एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी हम देखेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए ठीक है, अब इस चैप्टर में और कुछ बेसिक टर्म्स को हम समझ लेते हैं। तो चलिए अब और कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमने बात की थी प्रोड्यूसर सेक्टर की। ओके, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा? बहुत सी चीज़ें प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में कौन कौन से किस किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। बहुत तरह की चीज़ें इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है। उन सारी के सारे गुड्स को हम जो है इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन इज फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स, अब आप ये सोचोगे इसके आगे आपने सी एंड आई क्या लिखा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फाइनल गुड्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अंतिम वस्तुएं। कैसी अंतिम वस्तुएं? देखिए, फाइनल गुड्स का मतलब ये है कि वो गुड्स जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं और अब उन चीज़ों का यूज़ कंज्यूमर्स कर सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप चाहते हैं किसी शॉप पे जाके बिस्किट खरीद के लाते हैं, किस लिए लाते हैं? खाने के लिए लाते हैं या बेचने के लिए लाते हैं? खाने के लिए लाते हैं ना। तो अगर आप उस बिस्किट को खाने के लिए ला रहे हैं, दैट इज़ योर फाइनल गुड, दैट इज़ द फाइनल गुड, जो कि अंतिम प्रक्रिया, मतलब लाइक जो की जो प्रोडक्शन की जो लाइन होती है उसको क्रॉस कर चुका है, उसमें अब और कुछ हम बना नहीं सकते उसका, और वो गुड जो है आप फाइनली उसको यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड फाइनल गुड। बट किसी भी चीज़ का नाम लेकर हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ फाइनल एंड दिस इज़ नॉट। फॉर एग्जाम्पल जैसे दूध है, हम सब लोग अपने घरों में दूध लाते हैं, तो वो जो दूध है वो क्या है? क्या वो फाइनल गुड है? ऑब्वियसली यस, इट इज़ फाइनल गुड। कैसे? क्योंकि हम अपने घरों में लाते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं, दोबारा थोड़ी ना बेचते हैं। पर रुकिए, लेकिन अगर यही मिल्क कोई डेयरी वाला, लाइक जो चीज़ या पनीर वगैरह जो ये सब बनाकर बेचता है पर्सन, अगर वो ले ले, वो ये दूध खरीदे और उनका चीज़ पनीर वगैरह बनाकर बेचे, तो क्या वो दूध फाइनल गुड होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी वो किसके हाथों में चला गया? एक और प्रोड्यूसर के हाथ में चला गया जो चीज़ या बटर प्रोड्यूस कर रहा है उस मिल्क का यूज़ करके। ओके, तो इन दैट केस वो मिल्क क्या होगा? फाइनल गुड नहीं होगा। तो फिर वो क्या होगा? वो होगा इंटरमीडिएट गुड। नेक्स्ट वन, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि वो गुड्स जो कि अभी उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर नहीं आए हैं,
ओके। तो एक्चुअली ना किसी भी कोई भी एक चीज़ किसी एक पर्सन के लिए फाइनल गुड हो सकती है, पर वही सेम चीज़ किसी दूसरे पर्सन के लिए इंटरमीडिएट गुड हो सकती है। तो आप किसी भी चीज़ का नाम लेकर ये नहीं बोलोगे कि दिस इज द फाइनल गुड एंड दिस इज द इंटरमीडिएट गुड। इट डिपेंड्स ऑन द यूज़, कि उसका यूज़ कैसे किया जाता है, कौन उसका यूज़ कर रहा है और किस लिए कर रहा है, अपने कंजम्पशन के लिए या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको आगे बेचने के लिए। ओके। सो अगर जैसे मिल्क का भी हमने एग्जांपल लिया, अगर मिल्क को हम कोई भी कंज्यूमर अपने घर में लाकर डायरेक्ट उसका यूज़ कर लेता है चाय बनाने में, और वो चाय खुद ही पी रहा है, बेच नहीं रहा है, यस वो चाय खुद ही पी रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, वो फाइनल गुड है। लेकिन अगर वही दूध कोई चाय बनाने वाला लेके चला जाता है अपनी शॉप पर, जो चाय बना के सबको पिलाता है, तो उस केस में वो फाइनल गुड नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड है उस पर्सन के लिए जिसने दूध खरीदा है। और वो जो चाय होगी ना, वो फिर फाइनल प्रोडक्ट होगी जो वो अपने कंज्यूमर्स को बेचेगा। ओके। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम फाइनल गुड या इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहे हैं ना, तो हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि उनका यूज़ कैसे किया जा रहा है। अगर हम एक बार समझ गए कि उनका यूज़ कैसे किया जा रहा है, उसी के बेस पर हम उस गुड को फाइनल या इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते हैं कुछ भी। ओके। अच्छा, अब ये C प्लस आई मैंने क्या लिखा है मैं ये बता देती हूँ, प्लस आई नहीं सॉरी C एंड आई। फाइनल गुड्स के सामने मैंने लिखा है C एंड आई। C means consumption and I means investment। देखिए, कोई भी फाइनल गुड तभी वो फाइनल गुड है जब उसका यूज कंजम्पशन में किया जा रहा है। ओके। एक और बात, इसमें फिर इन्वेस्टमेंट क्यों है, I means इन्वेस्टमेंट, वो इसलिए है कि जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी मशीनें होती है जिनका यूज ही इसलिए आता है कि वो और चीज़ें प्रोड्यूस कर सकेंगे, ठीक है, तो उस केस में वो भी फाइनल गुड ही होगी। वो कैसे, फॉर एग्जांपल एक सिलाई मशीन है जिसका टेलर यूज़ कर रहा है, ओके, टेलर एक सिलाई मशीन का यूज़ कर रहा है, तो सिलाई मशीन का यूज़ करके वो और भी चीज़ें बना पा रहा है, और चीज़ें वो बना पा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, वो सिलाई मशीन को किसी और चीज़ में नहीं बदल रहा, बल्कि वो सिलाई मशीन का यूज़ करके दूसरी चीज़ें बना रहा है। तो वो जो सिलाई मशीन है वो फाइनल गुड हुई उस टेलर के लिए। क्यों हुई, क्योंकि वो सिलाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो सिलाई मशीन को चेंज करके नहीं बेच रहा है, वो सिलाई मशीन का यूज़ खुद ही कर रहा है और चीज़ें बनाने में। ओके, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, और वो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कई सालों तक चलती है ना, तो इसी वजह से वो क्या है, ये फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं इसका देती हूँ। जैसे कि अभी हमने देखा था कि एक चाय बनाने वाला दूध लाता है, अच्छा वो दूध को लाकर दूध को ही तो कन्वर्ट कर रहा है ना चाय में, ऐसा थोड़ी ना है कि दूध रखा रहेगा और दूध से वो लाइक दूध वहीं का वहीं रहेगा, 1 किलो लिया है तो 1 किलो ही रहेगा और उसकी हेल्प से दूसरी चीज़ें बना के बेचेगा, ऐसा तो नहीं है। दूध को ही वो मॉडिफाई करके बेच रहा है ना, तो इन दैट केस वो दूध उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हुआ, फाइनल गुड नहीं हुआ। बट जो वो टेलर है वो क्या कर रहा है, सिलाई मशीन को लाकर उसको मॉडिफाई नहीं कर रहा, सिलाई मशीन जैसी की है जैसी है बाद में भी वो वैसे ही रहेगी, ठीक है, उसका वो यूज़ कर रहा है, उसको मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिलाई मशीन का यूज़ करके दूसरी चीज़ें बना रहा है ना, उन दूसरी चीज़ों को वो बेचेगा, सिलाई मशीन को नहीं बेचेगा, तो सिलाई मशीन उसके खुद के लिए क्या हो गई, फाइनल गुड हो गई। ओके, इसीलिए यहाँ पर लिखा है C एंड I, यानी कि कोई भी चीज़ अगर कंज्यूम की गई है या इन्वेस्ट की गई है वही फाइनल गुड है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, और अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप दोबारा इसको पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो। नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स। अब ये क्या है, ऑब्वियसली जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, जो यूज़ करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट वाले गुड्स नहीं आएंगे। अब देखो फाइनल गुड्स में क्या था, जो चीज़ें कंज्यूम भी की जाए और इन्वेस्ट भी की जाए वो फाइनल गुड्स है। बट कंज्यूमर गुड्स में आता है कि जो चीज़ें सिर्फ कंज्यूम की जाए, कंज्यूम मतलब जो यूज़ की जाए, ओके, वो कंज्यूमर गुड्स है। नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल गुड्स हिंदी में कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं। ओके, तो ये वही इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें हैं कि भाई आपने एक मशीन ली, उसको अपनी फैक्ट्री में रखा और उसका यूज़ करके आप बाकी की चीज़ें बना रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, सो दैट मशीन इज कैपिटल गुड। ओके, तो इसमें बड़ी बात क्या है ना, आप कहोगे कैपिटल गुड्स तो सभी को पता होता है, ऑब्वियसली कैपिटल गुड्स वी नो दैट वेरी वेल, व्हाट आर द कैपिटल गुड्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लुक हियर, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स।
all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. मतलब देखिए, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं. कोई भी प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स का यूज करता है किसी और चीज को बनाने में, ठीक है. लेकिन सारे जो भी चीजें प्रोड्यूसर के पास होती है वो सारी कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं. फॉर एग्जाम्पल वही जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, चलो बिस्किट बनाने का ही ले लेते हैं कि एक फैक्ट्री में एक मशीन रखी हुई है बिस्किट्स बनाने की. वो मशीन जो है वो कैपिटल गुड है, और कैपिटल गुड होने के साथ साथ वो प्रोड्यूसर गुड भी है क्योंकि प्रोड्यूसर उसका यूज़ कर रहा है. ओके. लेकिन बिस्किट बनाने के लिए सिर्फ मशीन ही नहीं, आटा, चीनी और भी कई चीज़ें लगती है. तो वो जो आटा, चीनी ये सब है, क्या है, ये रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है जिसका यूज़ किया जा रहा है बिस्किट्स बनाने में. ओके. तो वो जो आटा, चीनी, चावल है, जो भी है, वो सारे क्या है, वो भी तो प्रोड्यूसर गुड्स ही है ना. लेकिन क्या उनको हम कैपिटल गुड्स बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अभी यूज़ होंगे और अभी ख़त्म हो जाएंगे, अभी बिस्किट बनकर वो ख़त्म, फिनिश. जबकि जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो सालों साल चलते हैं. ओके. तो सारे के सारे कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स कहा जा सकता है, और सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स को, जैसे कि आटा, चीनी, चावल को कैपिटल गुड्स नहीं कहा जा सकता. ओके. सो आई होप कि ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई होगी. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और थोड़ी सी टर्म्स और रहती है उनको और समझ लेंगे. एंड प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी, कितनी समझ में आई, कैसी रही, और आपकी 12th की शुरुआत कैसे हो चुकी है. आप अपने एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि आप अपने स्कूल में गए, आपने बुक्स देखी, और जो भी है मतलब आपको कैसा लगा 12th क्लास में जाकर. ओके. थैंक यू सो मच. वी विल मीट इन टू द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. टेक केयर.